और शुरुआत करना चाहूंगा महमूद प्राचा साहब से कि प्राचा साहब ये जो है, ये आया है जो इसमें कहीं ये समाहित है कि ये मशविरा भर है और विवेकाधिकार पर राज्यपाल के छोड़ा गया, इसको कैसे देखें, कैसे ले, इसके पीछे क्या आप देखते हैं, क्या पाते हैं एज ए कानूनवेत्ता, आपकी पहली राय महमूद प्राचा साहब। शुक्रिया संजीव जी मुझसे बात करने के लिए। देखिए, महत्वपूर्ण बात जो इसमें है, मैं इसके बारे में टिप्पणी करने से पहले थोड़ी पृष्ठभूमि बता दूं। 2018 में 4 सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस में जाकर यह बात कही थी, हमारे ऊपर दबाव है, जनता आए और हमें बचाए। जनता ने नहीं बचाया तो उसके बाद बहुत सारे फैसले आए, राफेल का भी आया, बाबरी मस्जिद का भी आया, जज लोया का भी आया। उसके बाद भी एक के बाद एक के बाद एक फैसले आते रहे, जो ऐसे फैसले थे जो भारत के संविधान की बुनियाद पर, मूलभूत भावना पे, भारत के संविधान की, बाबा साहब के संविधान की के ऊपर डायरेक्ट हमला करते हैं। ये उसी कड़ी में जस्टिस रमन्ना ने भी बताया, चीफ जस्टिस साहब थे वो, कि मेरे परिवार वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी मुझ पर दबाव डालने के लिए। तो ये दबाव की सीरीज एक मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये परिप्रेक्ष्य आपके दर्शकों के ध्यान में रहे, जब मैं इस जो लेटेस्ट ये ओपिनियन आई है, और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये एक ओपिनियन भर ही है, लेकिन ये ओपिनियन लेने की जरूरत क्यों पड़ी? अब आम आदमी को समझाने के लिए मैं आम आदमी की भाषा में ही बताना चाहता हूं। राष्ट्रपति महोदया को जो इससे पहले जजमेंट आई थी, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसने पूरा अपना कानूनी दिमाग लगाकर एक फैसला किया था। शायद अंग्रेजी थोड़ी डिफिकल्ट लिखी होगी, जस्टिस पारदीवाला की लिखी हुई जजमेंट थी, तो वो समझ में नहीं आया होगा शायद राष्ट्रपति साहिबा के ऑफिस को, या होम मिनिस्ट्री को, या गवर्नमेंट को। भाई, ओपिनियन किस चीज की ली जाती है? जिस चीज के बारे में कोई पशोपेश हो। और जहां तक मुझे थोड़ा बहुत कानून आता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो भी होती है वो लॉ ऑफ द लैंड होता है। मतलब वो सभी अदालतों को, पूरे देश भर में सभी लोगों को मान्य, ऐसा मेरी कानून की राय है, और ऐसा ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान कहता है। तो जो चीज सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दी कि विल ऑफ द पीपल, जनादेश को, ये सब बाकी सब तो नौकर ही है ना जनता के, जनादेश को रोकना जो है डेमोक्रेसी के में सबसे बड़ा पाप है। ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ ऑफ द लैंड बना जस्टिस पारदीवाला साहब की जजमेंट का। मैं नाम लेके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज भी इस देश में 2 ग्रुप्स हैं। एक जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं जज लोया से, और एक ग्रुप है जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं जस्टिस चंद्रचूड़ से। ये सिंबॉलिक हैं दोनों, तो इसीलिए मैं जस्टिस पारदीवाला का नाम ले रहा हूं। उनके फैसले को बार बार बहुत ही नए नए तरीके से ओवर रूल किया जा रहा है, और ये उसकी कड़ी में एक फैसला है। तो अगर अंग्रेजी समझ में नहीं आई किसी को, उसके लिए ओपिनियन लिया जाता है। लेकिन अब इससे नुकसान क्या होगा? क्योंकि ये ओपिनियन ले लिया राष्ट्रपति के ऑफिस ने, महामहिम राष्ट्रपति साहिबा के ऑफिस ने, तो वो इस जजमेंट की इंटरप्रिटेशन ऐसे करेंगे। ये है इसमें, अगर क्रूड लैंग्वेज में बोला जाए कि खेल। जजमेंट साफ है। अब मैं बुनियादी बात पे आता हूं सर। उससे पहले मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा। अल्टीमेटली फिर मैं जस्टिस गवई के बारे में बताना चाहता हूं कुछ। प्लीज। मास्टर ऑफ द रोस्टर आज तक हैं। इस जजमेंट के परिप्रेक्ष्य में ही बताना चाहता हूं कुछ, लेकिन पहले आपके दर्शकों को कानूनी बेसिक्स में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश में
सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 बनाया ही इसलिए था कि, और कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट एक, अगर देखा जाए बिल्कुल निष्पक्ष होके, तो पार्लियामेंट से भी ऊपर की जगह पे रखा गया बाबा साहब के संविधान में। और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। जनता जनादेश से पार्लियामेंट एक कानून बनाती है, जनादेश से भी ऊपर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मूलभूत भावना को रखा है। और उसका गारंटर, जनादेश का गारंटर तो है ही, लेकिन जनादेश संविधान के अनुरूप ही रहेगा, उसकी मूलभूत भावना के अनुरूप रहेगा। इस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है फंडामेंटल राइट्स भी इंश्योर करने के लिए। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर पार्लियामेंट भी कोई गलती करेगी, संविधान के विरुद्ध जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के उस जो कानून है उसको निरस्त कर देगा। ये बाबा साहब का संविधान है, इतना बैलेंस संविधान है। एक दूसरी चीज जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने की है, जो देश को आज तक एक रखी हुई है, और जितने भी मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो इसी डेलिकेट बैलेंस को, इसी चमत्कारिक जो एक धागा है जिसमें बाबा साहब ने पिरो रखा है हमारे देश को, उसको तोड़ना चाहते हैं। उसकी तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है। और वो क्या है? बैलेंस ऑफ पावर। हर राज्य को पूरी आजादी है अपने आकांक्षाओं को, हर राज्य के वासियों को आकांक्षाओं को अपनी उस पूरा करने की अपने हिसाब से पूरी आजादी है, पूरी, कोई बिना रोक टोक के, जब तक के वो भारत पूरा जो देश है उसकी बुनियाद से टकराव ना रखती हो। चाहे तमिलनाडु के लोग हों, जम्मू कश्मीर के लोग हों, असम के हों, उत्तर प्रदेश के हों, किसी भी राज्य के हों, ये बुनियादी चीजें बहुत जो हमारे बड़े बड़े विद्वान हैं वो नहीं समझाते लोगों को, इसलिए मुझे एक आम आदमी की सबको समझाने के लिए भी बतानी पड़ती है। तो ये क्या करना चाहते हैं गवर्नर, जो इतने सारे बिल्स रखे हुए हैं पेंडिंग, जो जनादेश है उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जनादेश को कह रहे हैं गेट लॉस्ट, जनादेश पूरा नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो एक सरकार है, मैं यहां इस चीज में नहीं जा रहा हूं, मैं उन सरकारों की भी बात कर रहा हूं जो पेपर बैलेट से ईमानदारी से जीत के आएंगी। ये तो खैर ईवीएम के पीएम हैं, ईवीएम की सरकारें हैं, वो एक दीगर बात है। अगर ईमानदारी वाली भी सरकार हो, तो अगर देश का मैंडेट जनता ने उनको दिया है, इसका यह मतलब नहीं है कि तमिलनाडु के जन आकांक्षाओं को वो किसी भी तरीके से डाइल्यूट करने की ताकत रखते हैं। अगर वो ये करेंगे, तमिलनाडु, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, किसी भी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अगर केंद्र की सरकार इस ताकत का दुरुपयोग करेगी, गवर्नर का काम होता है फैसिलिटेट करना, कि एक तरीके से लॉबिस्ट, जैसे अमेरिका में आरएसएस और पाकिस्तान की जो आईएसआई एजेंसीज है ना, उनका लॉबिस्ट एक ही है। गवर्नर का काम ये होता है राज्य की सरकारों के बीच में और केंद्र की सरकारों के बीच में एक लॉबिंग करने के लिए बने हुए व्यक्ति, एक ब्रिज बने, ताकि काम जल्दी से जल्दी हो सके। केंद्र का काम सिर्फ इतना ही है कि या देश की सुरक्षा को तो कोई खतरा नहीं है इस बिल से, क्या ये इम्पॉसिबल बिल तो नहीं है जो फुलफिल नहीं हो सकता, देश की सुरक्षा को खतरा आ जाएगा। देश की जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हैं, जैसे हमारे विदेश नीति के डिसीजंस है, उसको तो कोई ये डेंट नहीं कर रही चीज। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो केंद्र का काम होता है राज्य सरकारों की मदद करें, और उसका गारंटर होता है गवर्नर। ये ताना बाना है हमारे देश का। अगर कोई भी गवर्नर, और मैं ये आज के गवर्नर्स की बात नहीं कर रहा हूं, पहले के सारे गवर्नर इस ताने बाने को, इस डेलिकेट लिंक को जो बाबा साहब ने बनाया था, उसको तोड़ने का काम करता है, तो वो देशद्रोही है सबसे बड़ा। क्योंकि राज्य के लोग नाराज होंगे, केंद्र से नाराज होंगे, देश से नाराज होंगे, कि पूरे देश की जनता लामबंद होगी। वो तो यही देखा जाएगा ना, हमारे राज्य को नुकसान पहुंचा रही है, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं लेने दे रही, उनको एजुकेशन नहीं लेने दे रही, जो हमने अपने नौकर चुन के भेजे राज्य में, उनको हमारी आकांक्षाओं के हिसाब से काम नहीं करने दे रही, रोड़े अटका रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है जो ऑटोमेटिक सुप्रीम कोर्ट ही कर रही है ना, ये नहीं हुआ तो हम ऑटोमेटिक ये इसका अप्रूवल हो जाएगा, बहुत सारी सरकारें भी कर रही हैं।
ये सबसे जरूरी है देश में की एकता और अखंडता के लिए चीज, उसको डेंट पहुंचाने का काम आरएसएस जो मौका मिलता है करती है। और ये प्लानिंग करके आरएसएस देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए ये साजिश कर रही है। और जिसमें मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट की ये जो ओपिनियन आई है ना, जिसकी ओपिनियन एक बहाना बनेगी हर एक राष्ट्रपति को, और आज के लिए नहीं, आने वाले लंबे टाइम तक के लिए, कि इस बहाने को दिखाकर उस जजमेंट की इंटरप्रिटेशन ऐसे की जाए। राष्ट्रपति महोदया को कोई ताकत नहीं है जब तक देश की अखंडता को खतरा नहीं पहुंच जाता, किसी राज्य के बिल को रोकने की 1 सेकंड भी। 15 दिन 7 दिन तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई में, अगर मोदी जी की तरह अच्छी अच्छी डिग्रियां लेके बैठे हो, फिसड्डी हो पढ़ाई में, उनके लिए 7 दिन भी है, वरना 7 मिनट में होना चाहिए ये काम। टाइम सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि उसको पढ़ के आप सिर्फ उसको समझ लो, कोई जो जो चीजें हैं उस पर समझ लो। डिले करने के मकसद से टाइम नहीं दिया जा रहा है 7 दिन या 15 दिन। यह बुनियाद है। अब मैं जस्टिस गवाई की बात पे आ जाता हूं। मैंने बैकग्राउंड आपके दर्शकों को समझा दिया, और ये कितना बड़ा हमला संविधान के ऊपर है, देश की एकता और अखंडता के ऊपर कितना बड़ा हमला है। और जो लोग भी इसकी तारीफ कर रहे हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं आरएसएस की समर्थन कर रहे हैं। आज मैंने एक न्यूज़पेपर तो मैंने देखा है, कहीं ज्यादा नहीं देखे, बहुत सारे बड़े बड़े लोग इस चीज की तारीफ कर रहे हैं। इसीलिए मैंने ये खोल के आपको सारी बात आपके दर्शकों को समझाई है। जस्टिस गवाई का जहां तक सवाल है, वो हालांकि अंबेडकरवादी अपने आप को बताते हैं, लेकिन अंबेडकरवादी तो हैं वो, बाबा साहब की बात तो करते हैं, बाबा साहब की बात मानते नहीं है वो। मुझे ये कहने में कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने जो देश को एक रखने की जो इतनी बड़ी कार्रवाई की थी, वो उन्होंने छिन्न भिन्न कर दी। एक ऐसी सरकार के हाथ में एक ऐसा वेपन दे दिया जिसका दुरुपयोग पहले से कर रहे थे बिना इस ओपिनियन के भी। अब तो वो खुलेआम करेंगे सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेके। जस्टिस गवाई को इतिहास याद रखेगा बाबा साहब की इतनी बड़ी जो गिफ्ट थी हमारे देश को, एकता को, अखंडता को इकट्ठा रखने की, उसको। एक चीज और भी है, देखिए परसों जो उन्होंने एक वो आपने देखा होगा इस फैसले के, ये ओपिनियन है इसके ठीक एक दिन पहले डबल बेंच में एक उन्होंने वो जो ट्रिब्यूनल को लेकर था, उन्होंने उसमें कहीं परिलक्षित था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी फैसले को संसद नहीं बदल सकती। उसे ठीक उलट है, अगले दिन ऐसा देते हैं। उसको भी थोड़ा समाहित कीजिएगा आप, अभी पहले चरण में कीजिए, फिर बाकी से टिप्पणी लेकर दूंगा। बस मैं आखिरी बात करके समाप्त करता हूं। दूसरा सबसे बड़ा काम बाबा साहब के संविधान को नुकसान पहुंचाने का जो गवाई साहब ने किया है, वो जो जूता प्रकरण हुआ था उसमें कोई कार्रवाई नहीं होने दी, रोक ली। ये बाबा साहब के संविधान पे उनका दूसरा सबसे बड़ा प्रहार था। और इन प्रहारों का जवाब हिस्ट्री आने वाले सारे समय, और मैं छोटी मोटी बातें तो आपको क्या ही बताऊं, वो तो बहुत सारी हैं, आने वाला हर हमारे देश का नागरिक जस्टिस गवाई को सवाल पूछेगा इन 2 चीजों की वजह से। सुप्रीम कोर्ट की इज्जत जो छिन्न भिन्न हुई जूता प्रकरण में, उसके ऊपर कार्रवाई ना होने देके, और दूसरा ये जो जजमेंट की है उन्होंने, बहुत सारी और भी जजमेंट्स हैं, लेकिन ये सच्चाई है, हमारे सभी लोगों के दिल की पीड़ा है जो मैं रखना चाहता हूँ। प्राचा साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है जो जहां अरुण जी छोड़ना है, मैं वहीं एक तो आप याद करिए कि जब वो हुआ था, जब जगदीप धनखड़ साहब थे, और जो कि कौन सुप्रीम, और वो 142 को लेकर परमाणु मिसाइल, वो हम लोग भूले नहीं है। और इसमें जो एक आई चीज की हम लोग को परिलक्षित होता है इसमें कि कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लुएंस तो नजर आता है, जिस भी तरीके से, हम नहीं कहते चलिए सीधे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, और इसके साथ साथ जो 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 अभी आवश्यकताएं हैं इस वक्त, तो ये हम जो अभी इसरानी साहब कह रहे थे कि इसमें अच्छा देखना चाहिए, कुछ अच्छा देख पाते हैं सब पर? आपकी एक राय। अनम्यूट सर। मैं इस सेक्शन में जो भी बोलूंगा, मैं पूरी अपनी ताकत लगाऊंगा, अपना सारा सामर्थ्य लगाऊंगा कि मैं कुछ अच्छा देख पाऊं।
और मैं ईमानदारी से बात, मैं कोई देखिए मेरा कोई एजेंडा तो है नहीं किसी चीज में, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा एज ए अच्छा वकील बन के कि मैं इसमें अच्छा देखने की चेष्टा करूं। हम लोग का किसी इस का कोई एजेंडा ओपिनियन नहीं है, में जो देश सुरक्षित रहे, संविधान सुरक्षित रहे, जो उसमें मूल जो सिद्धांत है लोगों का वो हम नहीं, इसी मैं के लिए इस पैनल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश में जो बहुत सारे लोग हैं उनको आरएसएस के खास तौर पे परिलक्षित करके ये बात कह रहा हूं। मेरा उनके खिलाफ भी एजेंडा वहीं तक है, जब तक वो संविधान खत्म करने की चेष्टा कर रहे हैं हम उन्हें रोकेंगे। पहली चीज देखिए, किसी भी कानून को जब बनाया जाता है या किसी भी जजमेंट को लिखा जाता है जो जिसके रेमिफिकेशंस बहुत बड़े हैं, क्या चीज नजर में रखी जाती है कि अच्छे से अच्छा सिनेरियो और बुरे से बुरा सिनेरियो दोनों उससे एड्रेस हो जाए, उसका समाधान दोनों चीजों का निकल जाए। दूसरा बिंदु, एक सतपाल मलिक साहब थे, गवर्नर रहे वो, उन्होंने क्या क्या गवर्नर साहब के साथ होता है, क्या क्या चीजें उनसे कही जाती है, मैं उससे रिपीट नहीं करूंगा टाइम बचाने के लिए, उन्होंने बता दिया। और उनका क्या हशर हुआ फिर वो भी जग जाहिर है। तीसरा बिंदु, जो ये राज्य सरकारें हैं, और आपने बताया कि वेस्ट बंगाल में इतनी 2 दर्जन के करीब पहुंच रही हैं जो बिल्स पेंडिंग है लंबे टाइम से, तमिलनाडु में इतने, और जो भी विपक्ष की सरकारें उनके पेंडिंग हैं बिल। अब मैं अपने पहले हिस्से में बता ही चुका हूं कि उसका नुकसान क्या हो रहा है और उसको पॉलिटिकली क्या नुकसान होता है, हमारे रामशरण साहब ने बता दिया। मैं तो जनता की बात करके बता रहा था और संविधान के परिलक्षित चीजों को बता रहा था। अब ये अदालतों में जाने की जरूरत क्यों पड़ी राज्य सरकारों को? पड़ी क्यों? क्योंकि उनका दम घुटने लगा। आमतौर पे चीफ मिनिस्टर साहब अपनी पूरी ताकत लगाते हैं कि किसी येन केन प्रकार, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, गवर्नर साहब को इस तरीके से तैयार कर लें कि ये हमारा बिल है, इसको पास कर दीजिए आप। येन केन प्रकार, इतना ही कहूंगा बस। जब वो भी फेल हो गया तब अदालत जाने की जरूरत पड़ती है। कोई इमरजेंसी आ जाए जिसके लिए कोई बिल ही पास करना है, जनता में महामारी फैल जाए, ये कोरोना का वायरस का ही केस था, सपोजिंग इसको किसी बिल के माध्यम से एड्रेस करना होता तो ज्यादा देर नहीं होगी। अब ज्यादा देर ना हो का ही तो विषय था कि पहले येन केन प्रकार गवर्नर साहब के साथ हर राज्य सरकार ने, चीफ मिनिस्टर ने कोशिश की होगी, उसके बाद अदालत जाने के लिए मजबूर हुए वो कि येन केन प्रकार भी फेल हो गया हमारा, और हमारी जनता इससे त्राही त्राही कर रही है, तभी तो अदालत गया कोई, वरना किसी को शौक होता है अदालत जाने का? अदालत के बारे में सब लोगों को पता है, चीफ मिनिस्टर साहब को हम सबसे ज्यादा पता है कि वहां गए तो फिर निकल के जिंदा आना बहुत मुश्किल है। तो अब इसके बाद पूरी बहस हुई, केंद्र सरकार ने भी की, जस्टिस पारदीवाला की बेंच के सामने सबने जजमेंट की, बहस की अच्छी तरीके से, लंबी बहस हुई। उन्होंने जो ये ग्रे एरिया था जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट बना है, जहां लेजिस्लेशन में ग्रे एरिया हो, सुप्रीम कोर्ट और दूसरी जो हाई कोर्ट से बनी है ना, इसको ग्रे एरिया को थोड़ा भर दें जब तक के कानून उसे नहीं भरता। तो पारदीवाला साहब की जजमेंट ने यही काम किया था और कुछ नहीं किया था उन्होंने। और क्या कहा है? कुछ भी नहीं कहा ना, सिर्फ ये जो, और आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, मोदी जी हैं, जय शाह साहब को जो क्रिकेट के सबसे बड़े चैंपियन बना सकता है, जो मानसिकता, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? दूसरी, अडानी साहब बिजनेसमैन बन गए सबसे बड़े, उनको बिजनेस की अगर स्पेलिंग भी आती होगी पूरी तो मुझे बड़ी हैरानी होगी। तो जो मानसिकता से देश दो चार है, उसमें टाइमलाइन परिलक्षित करना कोई ऐसी बात थी जिसके लिए उसको राष्ट्रपति महोदया साहिबा को उसमें क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़े, समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश में जजमेंट थी, नहीं समझ में आ रही थी। ये बिंदु हैं। चलिए, ये 5 जजेस हमारे बैठे, बहुत आदरणीय, परम आदरणीय है, इसमें से ऑलमोस्ट 4 तो चीफ जस्टिस बनेंगे, गवई साहब तो थे ही, बाकी भी 3 और बनेंगे चीफ जस्टिस। तो उस जजमेंट में एक ही खामी तो उन्होंने पॉइंट आउट की है या उसकी क्लैरिफिकेशन की है कि ये टाइम लिमिट की जगह नहीं होनी चाहिए, तो इसका वही सिचुएशन होनी चाहिए कि उसमें देर नहीं होनी चाहिए।
उसी देर नहीं होने को तो एड्रेस किया था सुप्रीम कोर्ट ने, लॉ ऑफ द लैंड बनाया था। अगर कोई भी इसमें चेंज करना एक एक उचित होता तो वो टाइमलाइन बढ़ा देते या घटा देते। मैं जज होता तो मेरा मानना तो ये 24 घंटे के अंदर अंदर कोई भी बिल गवर्नर साहब के यहां से पास होना चाहिए। अभी बात यहां भी नहीं रुकती है। पारदीवाला साहब ने की जजमेंट ने ये थोड़ी कहा है कि 15 दिन में या 20 दिन में जो टाइमलाइन उन्होंने सेट की है, हां करके भेजना है, ना करके भेज दो। कहा है उन्होंने, कहा है। मैं यही तो कह रहा हूं ना मैं भाई, या राष्ट्रपति को भेज दो, अगर आप नहीं है तो यहां भेजो या राष्ट्रपति। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जजमेंट में कोई कमी, कोई क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता थी तो ये थी कि भाई साहब आप जो है इसको 1 महीना कर दो, 2 महीना कर दो, 3 महीना कर दो, 30 साल कर दो। अगर आपको वही लगता है कि ये ज्यादा देर नहीं है, कर दो, लेकिन उस इशू को किल मत करो। वही असमंजस की स्थिति मत पैदा करो जिससे इतना बड़ा देश की एकता और अखंडता को खतरा होने वाला है। पारदीवाला साहब की जजमेंट ने देश की एकता और अखंडता को बचाने का काम किया था, इसने खत्म करने का काम किया है। ये मैं आपके सामने क्लियरली कहना चाहता हूं। तो अब उसके बाद दूसरा जो चौथा महत्वपूर्ण विषय है इसमें, कानूनी, वो भी पूरी तरीके से भारत देश और कोई भी डेमोक्रेसी, बुनियादी बात होती है जुडिशियल रिव्यू ऑफ एवरीथिंग। ये चीफ सेक्रेटरी साहब यहां बैठे हैं। जुडिशियल रिव्यू किसी भी चीज का सबसे महत्वपूर्ण होता है जुडिशरी में, और ये किसी भी डेमोक्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर किसी ने भी कोई गड़बड़ की तो जुडिशियल रिव्यू में ऐसी क्या खास बात है जो दूसरी चीजों में नहीं होती। पार्लियामेंट में चुन के भेजा आपने लोगों को, 5 साल के लिए वो आजाद है, कुछ भी करें, पक्ष विपक्ष है, लेकिन नंबर्स हैं ऐसे कि नंबर से आप हार भी सकते हो और जीत भी सकते हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में और हमारी न्यायिक व्यवस्था में एडवर्सोरियल सिस्टम है और जजमेंट्स लिखी जाती हैं डिटेल में। तो अगर एक पक्ष कुछ गलत बात बोल रहा है तो दूसरा पक्ष दुनिया के सामने ही, क्योंकि ओपन कोर्ट्स इसीलिए है, कॉम्बिनेशन है, हमारी कोर्ट्स ओपन होना भी उतना ही आवश्यक है, दुनिया देखे, बहस दोनों तरफ की दुनिया देखे। अगर कोई एक पक्ष ज्यादती कर रहा है तो दूसरा पक्ष उसे तुरंत रोक ले। इसे एडवर्सोरियल सिस्टम के सामने किसी भी एक पक्षीय डिसीजन को नतमस्तक होना पड़ेगा। इसीलिए जुडिशियल रिव्यू डेमोक्रेसी का और हमारे संविधान का भी बेसिक स्ट्रक्चर है, किसी भी डेमोक्रेसी का भी है और बाबा साहब के संविधान का भी बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अगर जुडिशियल रिव्यू खत्म किया जा रहा है इसके माध्यम से, ये जो आया है ना कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ओपिनियन, इससे जुडिशियल रिव्यू को खत्म करने की तरफ बहुत बड़ा कदम उठाया है और ये डेमोक्रेसी की ये तीसरा बुरा काम हुआ है जो हमारी डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा, भारत देश को खत्म कर सकता है। इसको रोकना पड़ेगा। तो अब रोकेंगे कैसे? रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है और वो है जन आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने हमें बताया है, जुडिशरी ने हमें बताया कि हमारे ऊपर दबाव है, जनता से गुहार लगाई थी। तो एक तरफ सरकारों का दबाव होगा, कोई आज की सरकार की बात नहीं है, जजेस के ऊपर, दूसरी तरफ जनता का काउंटर प्रेशर होगा कि हम जजेस के साथ खड़े हैं, आपको किसी दबाव से बचाने के लिए किसी दबाव में आने की आवश्यकता नहीं। जब तक ये नहीं होगा, जो स्थिति चल रही है, आरएसएस और बीजेपी जिस लाइन पे ले जा रहे हैं देश को, वो देश को तोड़ने वाला है। हम लोग अगर ये बात पॉइंट आउट नहीं करेंगे तो हिस्ट्री हमें भी गाली देगी। और सबसे बुरा रोल इसमें, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं अपनी, हमारी विपक्ष की पॉलिटिकल लीडरशिप का है, किसी और का नहीं। हमें आरएसएस और बीजेपी से शिकायत नहीं रखनी चाहिए, उनका तो काम ही देश तोड़ना है, वो कर रहे हैं अच्छे से। जिनका काम ऐसे वोट चोरी करके ईवीएम के माध्यम से जो पीएम और सीएम बन रहे हैं, उनका काम है उन्हें रोकना, ये इनके इन प्रकारेण आंदोलन के जरिए, वो हमें 100% फेल होते नजर आ रहे हैं। इसलिए जनता को उठ के खड़ा होना पड़ेगा, ये विपक्ष की पार्टी से भी सवाल पूछना पड़ेगा। सवाल पूछने से नहीं माने तो जनता को कोई दूसरे लीडर्स पैदा करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जिस तरीके से मोदी जी देश को बचाने में या देश का कुछ भी अच्छा करने में असमर्थ हैं, उसी प्रकार से ये विपक्ष के लीडर्स हमारे, ये भी मोदी जी का इस हमले को हमारे देश के ऊपर रोकने में असमर्थ हैं। हमारा सवाल जवाब सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों से होना चाहिए। हमें अब बीजेपी का क्रिटिसिज्म ही बंद कर देना चाहिए। हम सब मिलके
इनको रोकेंगे, संविधान बचेगा तभी, वरना नहीं बचेगा। ईवीएम के माध्यम से ये हर इलेक्शन जीतेंगे और हर काम वही करेंगे जिससे ये लूट मचाएं देश में और देश को बर्बाद करें। मेरा यही कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया।